कि आगरा की जनता से हम लोगों ने वचनबद्ध किया था कि हम लोग 8 तारीख को टोरेंट कार्यालय जाकर के अपना विरोध दर्ज कराएंगे और उनको एक ज्ञापन देंगे। और उनके अधिकारियों ने ज्ञापन लेने से मना किया, बोला कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, आप ऊपर भी जाएंगे तो वहाँ भी कोई फ़ायदा नहीं है। 8 तारीख को हमारा था इनसे मिलकर के अपनी बात रखना, हमने रख दी। इनको पता है सबको कि लाखों लोग चाहते हैं, आगरा की पूरी जनता चाहती है कि लॉकडाउन अवधि के बिजली के बिल माफ़ होने चाहिए। अब 9 तारीख को हम लोग डीएम कार्यालय जाके अपना विरोध दर्ज कराएंगे। कोई सुने ना सुने, 10 तारीख को हम लोग ऊर्जा मंत्री के पास जाएंगे और अपना वचन उनको याद दिलाएंगे और विरोध करेंगे वहाँ जाके। 11 तारीख को हम डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी से अपनी बात रखेंगे और 12 तारीख को हमारी हाई कोर्ट में भी बात हो गई है और बहुत जल्दी हमारी बात को सुन लिया जाएगा। आगरा की जनता से सिर्फ इतना है, आप सहयोग करिए, साथ दीजिए। कोई अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप उसमें पीछे नहीं हटिएगा। बस हम लोग आपका पूरी तरीके से समर्थन में और मेहनत से आपका बिजली का बिल माफ़ कराने का प्रयास कर रहे हैं। हो ना हो, बस बिजली के बिल 4 से 10 दिन और जमा मत करिए। 100% ये लोग बिजली नहीं काट सकते आपकी, क्योंकि ऊपर से आदेश है, बिजली किसी की नहीं कटेगी। ऐसे में जब पैसे ही नहीं होगा तो कहाँ से जमा करेगा। हम लोग वचनबद्ध हैं, आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। बस इतना करिए कि आप हमारा समर्थन में रहिए। 4-6 दिन आपको बिजली का बिल जमा नहीं करना है। 13 तारीख तक हम हर कंडीशन में एक ऐसा आदेश ले आएंगे जिसमें बिजली का बिल जमा किसी को नहीं करना है। धन्यवाद। तुरंत दोबारा कुछ क्या कहना है बाबा जी? बाबा, आज आपने टोरेंट पावर के खिलाफ एक आंदोलन का बोल फूका है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि हम लोग गरीब सेना संगठन चलाते हैं। हजारों लाखों लोग हमसे जुड़े हुए हैं, कमजोर वर्ग के, मध्यम वर्ग के, सभी वर्ग के लोग जुड़े। ऐसे में लॉकडाउन अवधि में पूरा देश अपने घर में प्रधानमंत्री जी की अपील का आह्वान का समर्थन कर रहा था, तो घरों में लगा जी। घर में रहा तो निश्चित तौर पर उसका कोई भी रोजगार, कोई भी व्यापार नहीं चला। ऐसे में उनके हजारों से लेकर लाखों रुपए तक के बिल इन टोरेंट पावर कंपनियों ने भेज दिए 3 महीने बाद। जब संकट के समय में एक दूसरे की सभी लोग मदद कर रहे थे, ऐसे में एक तरफ आगरा बुहान बन रहा था, केस बढ़ते जा रहे थे पुरागत, वहीं दूसरी ओर टोरेंट पावर वालों ने आगरा वासियों का शोषण किया। इसके खिलाफ हम लोगों ने सोशल मीडिया पर कैंपेनिंग चलाई कि टोरेंट पावर को हर वर्ग का बिल माफ करना चाहिए। ऐसे में एक स्वर दिया, लेकिन 9 विधायक, 2 सांसद, 1 मेयर और 1 जिला पंचायत अध्यक्ष और 100 पार्षद होने के बावजूद भी किसी ने इस स्वर में स्वर नहीं मिलाया, तो लगा कि गड़िया यार और तुंद हथियार किसी काम में नहीं। अब आगरा वासियों को हमने भैया वचन दिया था तो हमें तो निभाना पड़ेगा। हमने तय किया कि 7-8 तारीख को हमको टोरेंट के अधिकारियों से मिलना था। हमने विरोध दर्ज कराया आज अपना और उनको ज्ञापन दिया। उन्होंने ज्ञापन नहीं लिया, उन्होंने कहा ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, हम ज्ञापन ले सके। अब हम लोग 9 तारीख को डीएम कार्यालय जाएंगे, अपना विरोध दर्ज कराएंगे। 10 तारीख को मैं ऊर्जा मंत्री से मिलूंगा और 11 तारीख को हम लोग डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी जो आगरा के प्रभारी हैं उनके बीच में जाके अपनी बात कहेंगे। आगरा कोई सुनता है तो ठीक है, अन्यथा 13 तारीख को हम लोग इनको हाई कोर्ट ले जा करके और वहां खींचेंगे, क्योंकि दक्षिणांचल ने भी इंडस्ट्रियल एरिया के 50% से लेकर 80% तक बिल माफ किए हैं। ऐसे में एक उपक्रम दूसरे उपक्रम पर दबाव बनाए कि हाँ बिजली बिल माफ होने चाहिए और इनको हम लोग कोर्ट में खींचेंगे। और किसी को भी बिजली बिल भरने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप 15 तारीख तक मेरा समर्थन करिए और ये लोग बिजली आपकी काट नहीं सकते। सरकार से निर्देश है कि किसी भी गरीब की बिजली। बाबा, टोरेंट पावर ने हर बिल के अंदर नोटिस दिया है, अगर आप 15 दिन के अंदर बिजली का बिल जमा नहीं करते तो आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। और टोरेंट पावर सरकार के नियमों को फॉलो नहीं करती है, साफ कहती है सरकार का कोई जियो है तो आप हमें लाके दीजिए, वरना हम नियमों को फॉलो नहीं करते हैं। देखिए, पिया भय कोतवाल तो डर काहे का, ऐसा टोरेंट कर रही है। उसको पता है कि 100 करोड़ 105 करोड़ दे के आ चुके हैं बड़े नेताओं को, अब तो हमारे पिया कोतवाल है, अब डरने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन 1 दशक से जिसका शोषण किया, परिवार की तरह हर महीने तुम जिनसे मिलते हो आगरा वासियों से बिल के माध्यम से, उनके लिए तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता था? अरे 10, 20, 50 करोड़ आगरा को दे देते तो लगता कि संकट के समय में। रिश्ते को तार-तार कर चाचा ने किया भतीजी के साथ दुष्कर्म, मासूम बच्ची को बनाया हवस का शिकार। घटना की जांच में जुटी पीड़िता ने कराया मेडिकल। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के सिंभावली थाना क्षेत्र के एक गांव में भाई एवं भाभी की मौत के बाद चाचा द्वारा मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने से
चाचा भतीजे के खून के रिश्ते को तार-तार करने का मामला सामने आया है, जिसे सुन जहां लोग दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो गए हैं, तो वहीं खून का रिश्ता भी तार-तार हो गया है। आपको बता दें कि जनपद हापुड़ के थाना सिंभावली पहुंची एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की ने अपने चाचा द्वारा उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने का आरोप लगाते हुए कठोर कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पुलिस को दी गई तहरीर एवं एफआईआर के मुताबिक नाबालिग ने आरोप लगाते हुए कहा है कि उसके पिता की 5 वर्ष पूर्व मौत हो गई है। कुछ दिन पूर्व उसकी मां की भी मौत हो गई। कुल 6 भाई बहन हैं, परंतु वह अपनी एक बहन एक भाई के साथ चाचा के यहाँ रह रही थी। देर रात्रि में करीब 1 बजे उसके चाचा ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान शोर सुनकर उसका भाई भी उसके पास आ गया था, परंतु उसने सारी घटना अपनी बुआ एवं दादी को बता दी है। अपने चाचा के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई कराना चाहती है, जिसके बाद पीड़िता की तहरीर पर जहां पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए नाबालिग को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया, तो वहीं डॉक्टरों का कहना है कि जांच के सैंपल ले लिए गए, रिपोर्ट आने पर खुलासा किया जाएगा। हमारे एक मरीज पुलिस द्वारा लाया गया, हमने उसका परीक्षण कर दिया है, डॉक्टरी जांच कर दी है और नमूने इकट्ठे करके भेज दिए गए। जो भी परिणाम या निष्कर्ष निकलेगा वो जांच के बाद ही पता चलेगा। लॉकडाउन के समय में बिजली के बढ़कर के बनाकर भेजे गए बिलों को माफ़ करने की मांग को लेकर के अब आगरा की जनता लगातार टोरेंट पावर के खिलाफ मुखर होती जा रही है। इसको लेकर के समाजवादी पार्टी और गरीब सेना के द्वारा टोरेंट पावर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गरीब सेना के द्वारा कल टोरेंट पावर के जीएम को ज्ञापन देने का प्रयास किया गया था, लेकिन जीएम टोरेंट पावर ने ज्ञापन लेने से मना कर दिया, जिससे मायूस होकर के गरीब सेना के बाबा बाल योगी वापस आ गए और उन्होंने घोषणा कर दी कि वह कल कलेक्ट्रेट पर पहुंच करके जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सरकार से कोरोना संक्रमण काल के 3 महीने के बिलों को वापस करने की मांग सरकार से करेंगे। गरीब सेना के बाबा बाल योगी का कहना था कि जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण ने पूरे देश और दुनिया में अपने पैर पसारे थे, जिसकी वजह से लॉकडाउन घोषित कर दिया था, गरीब मजदूर अपनी मजदूरी पर नहीं पहुंच पाए थे, जिसकी वजह से उनके सामने खाने पीने का बड़ा संकट भी पैदा हो गया था। ऐसे संकट काल में जीवित रहने भर के लिए भी वह सरकार और समाज सेवियों पर डिपेंड रहे थे और उसकी वजह से उनका जीवन जैसे तैसे बच पाया था। संक्रमण की वजह से वह घर से बाहर नहीं निकले और मजदूरी भी अभी पूरी तरह से शुरू भी नहीं हुई है कि टोरेंट पावर के द्वारा लंबे चौड़े बिल उनके पास भेजे जा रहे हैं। बाबा बाल योगी का कह रहा है कि जिस प्रकार से आगरा की गरीब जनता के पास जब खाने के लिए राशन नहीं है, तो वो लंबे चौड़े बिल किस तरह अदा कर पाएंगे। उन्होंने सरकार से यह मांग की है कि कोरोना संक्रमण काल के समय के बिजली के सभी बिलों को मुफ्त माफ़ किया जाना चाहिए, जिससे कि आगरा की जनता को सहयोग मिल सके। इस बारे में आज बाबा कलेक्ट्रेट पर पहुंचे, उन्होंने ज्ञापन दिया। इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि गरीब सेना अब टोरेंट पावर कंपनी के आमने सामने आ गई है और आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है कि लॉकडाउन की अवधि के बिजली के बिल माफ़ करना है। कल हम लोग टोरेंट के अधिकारियों से मिले। आप सच मानिए कि उन लोगों को ज्ञापन लेने में ऐसा लग रहा था कि ये कोई कोरोना बम हो, और वो कह रहे थे सर ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। हाथ जोड़ जोड़ के बार बार वो कह रहे थे सर हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, आप इसको सर कहीं और रखिए। आज हम लोग 9 तारीख को डीएम साहब से मिलने आए। डीएम साहब तो मौजूद नहीं थे, लेकिन एडीएम को हमने ज्ञापन दिया तो उन्होंने तत्काल उस पर एक्शन भी किया और उसको भेज दिया है अधिकारियों के लिए जहाँ भी सक्षम है। कल 11 तारीख को 10 तारीख को हम लोग ऊर्जा मंत्री जी से मिलकर अपनी बात रखेंगे। 11 तारीख को हम लोग दिनेश शर्मा जी से रखेंगे। और देखिए हो कुछ या नहीं कुछ हो, लेकिन हम लोग इन सबको इलाहाबाद के हाई कोर्ट में जब इनको खींचेंगे ना, तब इनको पता लगेगा। और 13-14 तारीख तक हम लोग स्टे ऑर्डर ले आएंगे और फिर बाद में कोई ये नहीं कहेगा कि आप हमारे द्वार पे तो आए नहीं थे महाराज जी। आप एक विचार करिए कि आप लोगों के दादाजी, बाबा, पिताजी और आप और आपके बच्चे सब यहीं पैदा हुए आगरा में, और
और ये टोरेंट कर्मचारी जितने भी हो, टोरेंट वाली कंपनी हो, ये यहाँ की तो है नहीं। 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल रहेंगे, व्यापार करेंगे, थोड़ी बहुत दलाली करेंगे और ये यहाँ से पैसे कमा के भाग जाएंगे। तो आगरा में जो लोग रहेंगे वो तय करेंगे कि आगरा में होगा क्या, ना कि कोई टोरेंट कंपनी तय करेगी और ना ही कोई अन्य व्यक्ति आकर के ये तय करेगा। ऐसे में आप हमारा सहयोग करिए, हम विश्वास दिला रहे हैं कि जो करीब से मुझे जानते हैं, मेरी निष्ठा पे सवाल नहीं उठा सकते। आप ईमानदारी से तुम्हारे लिए खड़े हुए हैं, बस मेरा सहयोग करिएगा। इनको बैक फुट पे लाएंगे और स्टे ऑर्डर ला करके 4, 6, 10 दिन बिल जमा मत करो। कहो कि भाई हमारे रोज़गार छूट गए, दोबारा से रोज़गार पर जा रहे हैं, रोज़गार से पैसा आएगा तुम्हें देंगे। 10 दिन में इनको हमें पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्टे ऑर्डर आ जाएगा और फिर आप देखिए इनकी हालत। तुरंत दोबारा क्या कहना बाबा जी? बाबा आज आपने टोरेंट पावर के खिलाफ एक आंदोलन का बोल फूका है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि हम लोग गरीब सेना संगठन चलाते हैं। हजारों लाखों लोग हमसे जुड़े हुए, कमजोर वर्ग के, मध्यम वर्ग के, सभी वर्ग के लोग जुड़े। ऐसे में लॉकडाउन अवधि में पूरा देश अपने घर में प्रधानमंत्री जी की अपील का आह्वान का समर्थन कर रहा था, तो घरों में लगा। जी, घर में रहा तो निश्चित तौर पर उसका कोई भी रोजगार, कोई भी व्यापार नहीं चला। ऐसे में उनके हजारों से लेकर लाखों रुपए तक के बिल इन टोरेंट पावर कंपनियों ने भेज दिए 3 महीने बाद। जब संकट के समय में एक दूसरे की सभी लोग मदद कर रहे थे, ऐसे में एक तरफ आगरा बुहान बन रहा था, केस बढ़ते जा रहे थे पुरांगत, वहीं दूसरी ओर टोरेंट पावर वालों ने आगरा वासियों का शोषण किया। इसके खिलाफ हम लोगों ने सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग चलाई कि टोरेंट पावर को हर वर्ग का बिल माफ करना चाहिए। ऐसे में एक स्वर दिया, लेकिन 9 विधायक, 2 सांसद, 1 मेयर और 1 जिला पंचायत अध्यक्ष और 100 पार्षद होने के बावजूद भी किसी ने इस स्वर में स्वर नहीं मिलाया। तो लगा कि गड़िया यार और खुंद हथियार किसी काम में नहीं। अब आगरा वासियों को हमने भैया वचन दिया था, तो हमें तो निभाना पड़ेगा। हमने तय किया कि 7-8 तारीख को हमको टोरेंट के अधिकारियों से मिलना था। हमने विरोध दर्ज कराया आज अपना और उनको ज्ञापन दिया। उन्होंने ज्ञापन नहीं लिया, उन्होंने कहा ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, हम ज्ञापन ले सके। अब हम लोग 9 तारीख को डीएम कार्यालय जाएंगे, अपना विरोध दर्ज कराएंगे। 10 तारीख को मैं ऊर्जा मंत्री से मिलूंगा और 11 तारीख को हम लोग डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी जो आगरा के प्रभारी हैं उनके बीच में जाके अपनी बात कहेंगे। आगरा कोई सुनता है तो ठीक है, अन्यथा 13 तारीख को हम लोग इनको हाई कोर्ट ले जा करके और वहां खींचेंगे, क्योंकि दक्षिणांचल ने भी इंडस्ट्रियल एरिया के 50% से लेके 80% तक बिल माफ किए हैं। ऐसे में एक उपक्रम दूसरे उपक्रम पर दबाव बनाए कि हाँ बिजली बिल माफ होने चाहिए और इनको हम लोग कोर्ट में खींचेंगे। और किसी को भी बिजली बिल भरने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप 15 तारीख तक मेरा समर्थन करिए और ये लोग बिजली आपकी काट नहीं सकते। सरकार से निर्देश है कि किसी भी गरीब की बिजली। बाबा टोरेंट पावर ने हर बिल के अंदर नोटिस दिया, अगर आप 15 दिन के अंदर बिजली का बिल जमा नहीं करते तो आपको कनेक्शन काट दिया जाएगा। और टोरेंट पावर सरकार के नियमों को फॉलो नहीं करती है, साफ कहती है सरकार का कोई जियो है तो आप हमें लाके दीजिए, वरना हम नियमों को फॉलो नहीं करते हैं। देखिए, पिया भय कोतवाल तो अब डर काहे का, ऐसा टोरेंट कर रही है। उसको पता है कि 100 करोड़ 105 करोड़ दे के आ चुके हैं बड़े नेताओं को, अब तो हमारे पिया कोतवाल है, अब डरने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन 1 दशक से जिसका शोषण किया, परिवार की तरह हर महीने तुम जिनसे मिलते हो आगरा वासियों से बिल के माध्यम से, उनके लिए तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता था? अरे 10, 20, 50 करोड़ आगरा को दे देते तो लगता कि संकट के समय में कोई तो। कि पोरसा से आ रही है कि पोरसा में पिता की चाकू घोंप करके बेटे ने ही हत्या कर दी है। अपनी पत्नी की कर रहा था मारपीट। वीरेंद्र संखवार ससुर आसाराम संखवार बचाने आया, तब वीरेंद्र ने किया चाकू से हमला। पोरसा थाना क्षेत्र के बुधारा गांव में हुई बीती रात घटना। घायल पत्नी संजू संखवार ने आरोपी पति वीरेंद्र के खिलाफ कराया मामला दर्ज। पुलिस ने हत्या व मारपीट का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। मृतक के शव का पीएम पोरसा हॉस्पिटल में हुआ और परिजनों को शव सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया। जो खत्म हुए वो कौन थे आपके? हमारे पापा थे।
क्या नाम था उनका? हाँ सर। क्या घटना हुई थी? तो घर पे फोन आ रहा था, थोड़ा कुछ मैटर हो रहा था, तो उन्होंने बोला कि बेटा घर पे कितनी देर में? मैं बोला पापा अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ, तो मैं दूसरी जगह था इसलिए मैं नहीं आ पाया था। तो बाद में मेरे गांव से लड़कों ने फ़ोन किया, बहुत से फ़ोन आए थे, बोला कहाँ पर तू जल्दी घर पे आ जा, कि तेरे घर पर झगड़ा जैसा हो रहा है। तो मैं बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो बाद में फिर फ़ोन आया कि ज़्यादा झगड़ा बढ़ रहा है तो जल्दी आ जा। तो मैं रात में गाड़ी लेके आया, 9:30 पौने 10 का टाइम था। वहाँ पर देखा तो पापा लेटे हुए थे खाटला पे, एकदम ख़त्म हो चुके थे। किससे झगड़ा हुआ था? और झगड़ा कुछ नहीं, एक भाइया भाभी से हो रहा था आपस में। तो पिताजी की तुम्हारी की हत्या किसने की थी? अब भाई अभी मैं बता नहीं सकता, मौजूद भी नहीं था कि उसने किया, कभी कोई दूसरा कर दिया है। नहीं, फिर भी जानकारी मिली हो आपको? अभी तो उसी का, जो बच्चों ने बयान दिया तो वही बता रहा है कि इसी ने कुछ किया है। किसका नाम बता रहा है? तो वही वीरेंद्र का भाई का नाम आ रहा है कि उनके बच्चों ने बयान दिया है। वही कौन है वो आपके? मेरा बड़ा भाई। किसी ने हत्या की है? अब वो सब लोग वो बच्चे बोल रहे हैं, अभी मैंने तो नहीं देखा है। अब मैं बोल दूँ कि मैंने देखा है तो मेरे आंखों के सामने तो नहीं हुआ है, जैसा सब लोग बोले सब मैं बता रहा हूँ। बुधारे गांव का क्या मैटर, इसके बारे में बताएं। ये कल रात को करीबन 10 बजे सूचना प्राप्त हुई थाने पे कि एक वृद्ध को मर्डर कर दिया गया है बुधारा में। तो उस सूचना की तस्दीक हेतु फोर्स टीआई साहब और मैं सभी लोग गए, तो वहाँ देखा था एक खटिया पर सब पड़ा हुआ था और खून बह रहा था। तो उसको लेके आए, तो पीएम करवाया गया और बयान हुए घर वालों के। जहाँ तक है उसके बड़े लड़के ने उसकी हत्या करी है, वो फरार हो गया, उसको जल्दी पकड़ लिया गया। तो ये जानकारी नहीं मिली किस बात पे लेकर हत्या की है? ये महिला उसके पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था, तो उसी में ये बचाने गया है। बचाने से वो नाराज़ होकर शायद नाराज़ हो गया, तो घर से चाकू उठा है और ये लेटा हुआ था वहाँ पे, उसको चाकू मार दिया। प्रदेश के मुरैना जिले के पोरसा से शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है कि शासकीय एम्बुलेंस वाहन 108 के चालक की लापरवाही से एक नवजात शिशु की मौत हो गई। पुलिस ने क्या मर्गकायम घटना पोरसा की है। सोमवार को पोरसा में शासकीय 108 एम्बुलेंस चालक की लापरवाही का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार पोरसा के गांव रतनपुरा थाना नागरा के निवासी संजय पुत्र बदन सिंह जाटव ने थाना पोरसा में पुलिस को बताया है कि सिविल अस्पताल पोरसा में उसकी पत्नी रचना ने 8 जून की सुबह 4 बजे बच्चे को जन्म दिया। अस्पताल में मौजूद नर्स और चिकित्सकों ने बच्चे का वजन कम होने के कारण उसे बेहतर उपचार संजय के अनुसार अस्पताल से वह जिस एम्बुलेंस 108 वाहन में बैठा, उसके वाहन चालक ने रास्ते में 2 बार सवारी भरने के लिए वाहन को रोका। संजय का कहना है कि 108 के चालक ने उनसे रुपए भी लिए, उसके बावजूद भी सवारी बिठाने के चक्कर में वाहन चालक अनावश्यक देर करता रहा, जिससे वाहन समय पर जिला अस्पताल नहीं पहुंच सका और उपचार के अभाव में बच्चे की मौत हो गई। संजय ने इस आशय का एक रिपोर्ट थाना पोरसा में लिखाई है। इस बारे में पोरसा टीआई अतुल सिंह ने बताया कि आवेदक के कहे अनुसार पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और जो बात आवेदक ने कही है उसकी जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। जो आज आपने सुबह जो बच्चा रेफर किया था, वो क्या दिक्कत थी उसको? वो 7.5 महीने का बच्चा था और यहाँ से बच्चा रोता हुआ बढ़ गया है और वो कम वजन था उसका, 2 किलो 2.25 किलो का था।
इसलिए हमने रेफर कर दिया कि ये मशीन में रख जाएगा तो ये बच्चा सही हो जाएगा। तो रेफर किया तो कौन सी गाड़ी थी कि जिसमें रेफर किया गया? सरकारी से भेजा था। अच्छा, एक मामला सामने आया है जो 108 एम्बुलेंस वाले की लापरवाही, उसके बारे में बताएं। हाँ, दरअसल में अभी संजय पुत्र बदन सिंह हमारे पास आए थे। उन्होंने बताया कि उनके बच्चा पैदा हुआ था, करीब 7.5 महीने का था, प्री मैच्योर बेबी था। उसको यहाँ से अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोटा से मुरैना रेफर किया गया। रास्ते में वो खत्म हो गया। उनका ये कहना था कि साहब जो 108 वाले लोग हैं, रास्ते में 2 जगह उन्होंने सवारी बिठाई, 20 से 25 मिनट विलम्ब कर दिया, इस वजह से बच्चा खत्म हो गया। तो उनके द्वारा की गई शिकायत पर हमने बच्चे की मृत्यु के संबंध में मर्ग कायम कर लिया है और ये जो 108 वाले इनकी भूमिका की जाँच की जा रही है। अगर मान लो उसमें विलम्ब प्रमाणित होता है तो तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये भी आरोप लगा रहे हो कि उसने पैसे मांगे थे, और ये भी हम लोग इस सप्ताह की जांच कर रहे हैं। अगर पैसे वाली बात आएगी तो उसी हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। यूपी के बुलंदशहर में रास्ते के विवाद को लेकर दबंगों ने दलित परिवार की लाठी डंडे और धारदार हथियारों से जमकर पीट करके लहूलुहान कर दिया, जिसमें दलित परिवार के आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मामला दर्ज कर कार्रवाई करने का दावा किया है। वाकया अनूप शहर कोतवाली क्षेत्र के बच्ची खेड़ा गांव का है, जहां स्वराज अपनी बेटी की शादी का सामान खरीद कर लाया और अपने घर उतार रहा था। आरोप है कि पड़ोसी गांव तोरई के रहने वाला दबंग युवक से गाड़ी हटाने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि युवक ने अपने साथियों को बुला दलित परिवार पर हमला बोल दिया और पीट कर आधा दर्जन लोगों को लहूलुहान कर फरार हो गए। घायलों को स्थानीय CHC में भर्ती कराया। पीड़ितों की माने तो पुलिस ने दबंगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है, जबकि SSP का दावा है कि दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट के मामले में दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस बारे में जानकारी देते हुए पीड़ित के पिता स्वराज तोताराम और संतोष कुमार SP बुलंदशहर ने बताया कि क्या करना है? पुलिस पूरे मामले में क्या कर रही है? दलित परिवार के साथ मारपीट का मामला है, क्या कर रहे हैं? तरफा मारपीट का प्रकरण मुकदमा दर्ज हुआ है दोनों तरफ से। एक व्यक्ति अपनी कार से आ रहा था, रास्ते में दलित समाज के कुछ लोग शादी का सामान उतार रहे थे, उसने हाथ लगा दिया
तो वो अकेला था, उसके साथ मारपीट की गई। उसके बाद उन्होंने गाँव वापस गया। वापस आने के बाद अपने साथ दोनों को ले आया, दोबारा मारपीट किया। दोनों की तरफ से और इस स्वच्छता को क्या सबके धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है और सर गिरफ्तारी किसी की हुई है? नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। ब्रजमंडल के गोवर्धन मथुरा से आ रही है एक बड़ी सनसनीखेज खबर। भगवान श्री कृष्ण एवं बलदाऊ को शराबी और अमर्यादित टिप्पणी करने वाले कथावाचक मुरारी बापू के खिलाफ धर्म देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर फांसी देने की मांग गुरुजी युवराज ब्रज राजा ठाकुर ने की है। यादव उत्थान समिति अमर्यादित टिप्पणी से आहत सड़क पर आकर दी आंदोलन करने की चेतावनी। विश्व प्रसिद्ध पवित्र तीर्थ स्थल गोवर्धन धाम में यादव उत्थान समिति एवं यादव महासभा द्वारा भगवान श्री कृष्ण एवं उनके ज्येष्ठ भ्राता श्री बलदाऊ जी के खिलाफ धर्मद्रोही पाखंडी कथावाचक मुरारी बापू द्वारा अभद्र टिप्पणी करके सनातन हिंदू धर्म प्रेमियों में आक्रोश व्याप्त हो गया है। समिति के मंडल अध्यक्ष जयवीर यादव ने बताया है कि भगवान श्री कृष्ण के खिलाफ मुरारी बापू द्वारा जो टिप्पणी की गई है और कहा गया है कि उन्होंने चोरी की, प्रथम अश्लीलता, शराबखोरी आदि प्रथा को बढ़ावा दिया है, अमर्यादित आचरण की यादव समाज घोर वर्तना करता है। मुरारी बापू के खिलाफ यादव समाज सड़कों पर आकर जन आंदोलन करेगा अगर उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होकर फांसी नहीं दी गई तो सोशल डिटेक्शन का पालन करते हुए ज्ञापन देने में प्रमुख रूप से विष्णु स्वामी संप्रदाय निर्मोही अखाड़ा श्री खालसा पंथ गोवर्धन पीठ के पीठाधीश्वर गुरुजी युवराज ब्रज राजा ठाकुर जी महाराज, प्रख्यात धार्मिक वेत्ता डॉक्टर केशवाचार्य गोस्वामी, पंडित अमित गोस्वामी, पंडित विनोद शर्मा, मंडल अध्यक्ष जयवीर यादव, जिला अध्यक्ष लवकेश यादव, जिला प्रमुख महासचिव पवन यादव, जिला उपाध्यक्ष मुकेश यादव, छात्र संघ अध्यक्ष योगेश यादव, जिला उपाध्यक्ष विक्रम यादव, जिला युवा उपाध्यक्ष मानवेंद्र यादव, समाजवादी युवजन सभा के जिलाध्यक्ष एवं यादव महासभा के पदाधिकारी संजय यादव के साथ सैकड़ों यादव समाज के समिति सदस्य, अन्य लोग कृष्ण प्रेमी मौजूद रहे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम जयवीर यादव, मैं मंडल अध्यक्ष यादव उत्थान समिति भारत से। अच्छा, आज यहाँ गोवर्धन आए हो, किसको ज्ञापन देने आए हो और किस लिए ज्ञापन देने आए हो? एसडीएम साहब के लिए ज्ञापन दिया है। जो मुरारी बापू हैं कथावाचक, जो राम कथा करते हैं, उन्होंने आस्था चैनल पे एक मंच से हमारे आराध्य देव श्री कृष्ण व उनके बड़े भाई बलराम के लिए गलत शब्द अभद्र टिप्पणी की है। उन्होंने बलराम जी को कहा है कि हर समय नशाखोरी में जो बलराम थे वो पड़े रहते थे और जो कृष्ण थे उन्होंने ही जैसे लड़की छेड़ने की प्रथा है, चोरी करने की प्रथा है, उनका मानना है कि उन्होंने इसको चालू किया है। उनका मानना है कि जो धर्म स्थापना करने के लिए जो कृष्ण को माना गया है उन पर द्वारका में स्वयं धर्म स्थापना नहीं हुई। उनका कहना है कि धर्म स्थापना के नाम पे वो दुनिया को ठगने आए थे। अच्छा, इसमें आप क्या आंदोलन तक कर सकते हैं? किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं, क्या चाहेंगे? किसी भी हद तक अगर एसडीएम साहब से हमने ज्ञापन दिया है, इस पर कार्रवाई हो, भारत सरकार से यही निवेदन है, वरना हम यादव उत्थान समिति भारत पूरी आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरेगी और पूरा यादव समाज हमारे साथ है तथा सभी ब्रजवासियों की मदद से हम आंदोलन करेंगे। सर बताया जी, ज्ञापन दिया गया आपको यादव उत्थान समिति द्वारा, क्या कुछ इसमें रहा? यादव उत्थान समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण और उनके भ्राता बलराम जी के प्रति मशहूर कथावाचक श्री मुरारी को कुछ अवैध टिप्पणियाँ की गई, उनके पर कार्रवाई करने की मांग की। तो इस ज्ञापन को आप स्वयं कार्रवाई करने के लेंगे या आगे देंगे? नहीं, इस ज्ञापन को मांगा है एसडीएम साहब पास। के जनपद शाहजहांपुर में मानवता को शर्म करने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ एक और इंसान डॉक्टर को भगवान का रूप मानते हैं, तो वहीं जनपद शाहजहांपुर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल का काला कारनामा जब उजागर हुआ तब एक प्राइवेट हॉस्पिटल नवज्योति के नाम से चल रहे हैं। गोरख धंधे वाले हॉस्पिटल में एक आशा की मिली भगत से गर्भवती महिला को महज इसलिए बंधक बना लिया गया
कि एक गरीब पीड़ित महिला अस्पताल का पूरा बिल अदा नहीं कर पाई, जिसकी सूचना पर मीडिया के हस्तक्षेप के बाद अस्पताल प्रबंधन ने महिला को बंधन मुक्त किया। घटना नगर शाहजहांपुर के थाना सदर बाजार क्षेत्र की है, जहां पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 15,000 रुपये न देने पर गर्भवती महिला के परिजनों को प्राइवेट हॉस्पिटल द्वारा बंधक बनाने का मामला सामने आया है, जहां गर्भवती महिला के परिजनों ने एडवांस में 10,000 रुपये जमा कर दिए थे। आपको बता दें कि कल बीती रात्रि में सरकारी एम्बुलेंस से आशा की मिलीभगत से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से सरकारी एम्बुलेंस द्वारा गर्भवती महिला को शहर के निजी प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका आज इलाज होने के बाद पैसों के लेन देन का कुछ विवाद होने लगा। मरीज के परिजन वालों ने जबरन पैसे मांगने का आरोप लगाया। इस बारे में जानकारी देते हुए गर्भवती महिला के पति मुख्य चिकित्सा अधिकारी एसपी गौतम ने बताया कि हमारे पास 10,000 रुपये थे, हम तो बर्तन बेच के लाए, तो वो छोड़ ही नहीं रहे थे हमको, बोले नहीं पूरे रुपये जमा करवाते तभी। यहाँ आके आपको किसने छुड़ाया, क्या हुआ? आशा ने भर्ती कराया आके यहाँ से। आशा से हम कहते थे जिला अस्पताल ले चलो। कहाँ के निवासी हैं आप? तकिया तिवारी के निवासी हैं, वही स्वास्थ्य केंद्र में। वहाँ से हमको सरकारी एम्बुलेंस में बोला चलो शाहजहांपुर चलना है, तो सरकारी एम्बुलेंस में हमको बैठाया, उसने 600 रुपये का तेल डलवाया। ड्राइवर था उसका विनोद नाम का, और यहाँ लाके हमको छोड़ दिया। हम बोलते हैं सरकारी जिला अस्पताल ले चलो। आपकी मैडम की डिलीवरी कहाँ हुई, कौन से अस्पताल में? नवज्योति अस्पताल में। अच्छा जी, तो क्या यहाँ पे क्या दिक्कतें आई? यहाँ पर दिक्कतें आई है, वो हमको फोन नहीं कर रहे थे। अच्छा, फोन नहीं रहता, मतलब आपको बंधक बना लिया था? जो रूपा देवी है उनके पति ने आज फ़ोन किया लगभग 2:45 बजे के आसपास, और ये कहा हमारी पत्नी की डिलीवरी होनी थी, हम जिला अस्पताल लेके गए थे, लेकिन रास्ते में नवज्योति अस्पताल में आशा ने हमें भर्ती करा दिया। हमारे पास कोई पैसा नहीं था, जैसे तैसे हमने व्यवस्था करके 10,000 रुपये जमा कर दिए बर्तन बेच के। अब हमारे पास नहीं छोड़ रहे हैं। तब हमने बात भी करना चाहा, लेकिन डॉक्टर साहब मोबाइल बंद था। आशा ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। तब मैं सीधे मोटरसाइकिल से आया और यहाँ जब पता किया डॉक्टर साहब बात की, तो डॉक्टर साहब ने उन्हीं 10,000 रुपये पर छुट्टी करवा दी, और जैसे तैसे फिर अस्पताल से बाहर में निकाला। कोरोना वायरस संक्रमण आगरा में तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे समय से जांच रिपोर्ट न आने के कारण कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। आगे से ऐसा ना हो, इसलिए ताजनगरी में 2 नॉट मशीन लगवाई गई है, ताकि मरीजों को फौरन जांच हो सके। बता दें कि जिला अस्पताल में गंभीर मरीज भर्ती हो रहे हैं। कुछ मरीजों को तुरंत ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। ऐसे मरीज की कोरोना की जांच के लिए थ्रू नॉट मशीन दी गई है। जिला अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक सतीश वर्मा ने बताया कि ट्रू नॉट मशीन से 1 घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी। इमरजेंसी केस में इससे जांच की जाएगी। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर मरीज का इलाज शुरू कर दिया जाएगा। कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर एसएन मेडिकल कॉलेज में RT-PCR से जांच कराई जाएगी। इस बारे में जानकारी देते हुए CMS सतीश कुमार वर्मा ने बताया कि जी हाँ, बिल्कुल आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा शहरवासियों के लिए कि अब उन्हें लंबे इंतज़ार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी चिकित्सा इमरजेंसी के लिए उनकी जांच अविलंब हो सकती है, घंटे में उसका रिजल्ट भी आ सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मरीजों के हित को देखते हुए निर्णय लिया है। हर जिला अस्पताल में एक ट्रू नॉट मशीन को उपलब्ध कराया है। जिला अस्पताल आगरा में वो स्थापित हो चुकी है और हमने कुछ मरीजों की उसमें जांच भी कर ली। सैंपलिंग का तो यूजुअल साइट पे होती है, उसमें एक गले से उनका एक सैंपल लिया जाता है, उसका मीडियम थोड़ा अलग है और इसमें 100% एक्यूरेसी है। मशीन बिल्कुल सही है। वो कोरोना वायरस लोगों से परेशान लोगों को चोर और मुसीबत में डाल रहे हैं। चोरों ने थाना ताजगंज शिल्पग्राम के नज़दीक नत्था नगर में मकान मालिक और किराएदार के घर को निशाना बना लिया। मकान मालिक टैक्सी ड्राइवर किशन गोपाल अपने परिवार के साथ छत पर सो रहा था।
सोते समय चोरों ने धावा बोला। परिवार के लोगों का कहना है कि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई आहट नहीं हुई। 5 बजे अक्सर उठ जाते हैं, लेकिन अलार्म बजने के बाद भी नहीं उठे। कैसा लगता है चोरों ने कुछ सुना दिया हो। चोरों ने बड़े आराम से घर का सारा सामान खंगाला, एक एक सामान को तितर बितर किया। चोर नगदी और जेवरात ले गए। साथ ये जो व्यवहार किया है, इस व्यवहार का कारण क्या रहा, उसके लिए हमें अपमान पीने की ताकत, और अपमान पीने की ताकत का मतलब ये नहीं है कि हम उसका फिर कुछ करेंगे नहीं। उसका करना यह है कि एक कदम पीछे हटकर फिर बैकअप बना के फिर उस पर प्रहार करना है कि वो मानव जो है, जो मनुष्य वहाँ बैठा है, कि जीवन में फिर कभी किसी भी मनुष्य के साथ शोषण, अत्याचार या भ्रष्टाचार ना करें। तो इस तरीके से करप्शन फ्री इंडिया संगठन के 5 बिंदु हैं: शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, निष्कलन जीवन, त्याग की भावना और अपमान पीने की शक्ति। जिन मानव ने, जिस व्यक्ति ने इन 5 बातों को ग्रहण कर लिया, वो सामाजिक कार्यों में तो बेहतर रहेगा ही रहेगा, उसके परिवार में भी कभी कलह नहीं होगा। तो इन चीज़ों को हम लोगों को अपने मस्तिष्क में रख के चलना है। तो जो शोषण हो रहा है, उस शोषण को हम लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो वैसे ही अब इसकी समाप्ति कैसे हो? अब ये 5 या 10 जो लोग हम यहाँ बैठे हैं, अब हमसे तो ये भ्रष्टाचार मुक्त जहांगीराबाद होगा नहीं। इसके लिए हमें क्रांति की जरूरत पड़ेगी। हमें करप्शन फ्री इंडिया की जो विचारधारा है, उस विचारधारा को गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है, शहर के कस्बे के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है कि भाई आपको किसी भी स्तर पे, चाहे वो नगर पालिका का कर्मचारी हो, अधिकारी हो, या नगर पंचायत का जो चेयरमैन हो, गांव का प्रधान हो, सेक्रेटरी हो, कोई भी हो, उसके शोषण को, उसके द्वारा किए गए कृत्य कार्यों को बिल्कुल भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हम सब लोग इकट्ठा होकर इस बुराई के खिलाफ खड़े होंगे, इस राक्षस रूपी भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे। भ्रष्टाचार सिर्फ यही नहीं है कि पैसे का लेन देन। भ्रष्टाचार कोई व्यक्ति आपके साथ अमानवीय घटना करता है, आपके व्यवहार आपके प्रति गलत है, आपका शोषण कर रहा है, आपका अत्याचार कर रहा है, उसकी भाषा शैली आपके प्रति अच्छी नहीं है। भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता, संस्थापक करप्शन फ्री इंडिया संगठन, आज हम लोग जहांगीराबाद पहुंचे हैं। आज जहांगीराबाद में करप्शन फ्री इंडिया संगठन की नगर कार्यकारिणी का यहाँ विस्तार किया है, जिसमें हमने सोनू कौशिक जी को नगर अध्यक्ष बनाया है, उन्हीं के साथ में सुनील राघव जी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। ऐसे ही तमाम साथियों की यहाँ आज घोषणा की गई है। और जहांगीराबाद में जो कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, उनके खिलाफ करप्शन फ्री इंडिया संगठन आवाज को बुलंद करेगा। और जो शहर के अंदर यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, उस भ्रष्टाचार को
बिल्कुल भी संगठन के कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे। गांव के गरीब, दलित, किसान, मजदूर को न्याय दिलाने का काम करप्शन फ्री इंडिया संगठन करता रहा है और करते रहेंगे।